नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महान लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है डॉट नेट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर। हमने इससे पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था सेम यूनिट का, हमने देखा था कि डॉट नेट होता क्या है। हमने देखा था डॉट नेट का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके पश्चात हमने देखा था कि डॉट नेट की जो हिस्ट्री है और डॉट नेट का इवोल्यूशन है, डॉट नेट के जो इम्पोर्टेंस फीचर्स है उनके बारे में डिस्कस किया था। नाउ अब हम चलते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क की आर्किटेक्चर किस प्रकार से होती है, डॉट नेट फ्रेमवर्क बनता कैसे है और किस प्रकार से उसकी जो आर्किटेक्चर होती है जिसके तहत उसका प्रोग्राम का कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है या उसके वेरियस जो कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके आर्किटेक्चर में सम्मिलित होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क आखिर होता क्या है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक ऐसा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था। द डॉट नेट फ्रेमवर्क was meant to create application which run on the window platform। डॉटनेट का जो डॉटनेट का जो फ्रेमवर्क है उसके द्वारा जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उसे हम विंडो प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं। हम डॉटनेट फ्रेमवर्क के द्वारा कंसोल बेस्ड, विंडो बेस्ड तथा एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज़ हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, जो कि मुख्यतः जो होते हैं विंडो बेस्ड होते हैं, तथा इसके अलावा हम कंसोल बेस्ड तथा वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं। जब भी डॉटनेट डॉटनेट पर जब हम काम करेंगे तो काम करते समय हमें सबसे मुख्य चीज़ जो होनी चाहिए, जो जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है या किस प्रकार से डॉटनेट फ्रेमवर्क वर्क करता है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी एसोसिएटेड रहेगा किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा डॉटनेट फ्रेमवर्क की, और उस डॉटनेट फ्रेमवर्क की सहायता से हम बनाएंगे डॉटनेट एप्लीकेशन। यानी कि अगर मान लो जाए कोई भी डॉटनेट एप्लीकेशन तैयार करना हो हमें, तो उसके लिए डॉटनेट फ्रेमवर्क का होना आवश्यक है। यूजिंग द डॉटनेट फ्रेमवर्क वी कैन क्रिएट द डॉटनेट एप्लीकेशन। डॉटनेट फ्रेमवर्क की सहायता से ही डॉटनेट एप्लीकेशन तैयार की जाती है। अब ये डॉटनेट फ्रेमवर्क में कौन सा डॉटनेट का वर्जन इंस्टॉल होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के हिसाब से आप डॉटनेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके हिसाब से डॉटनेट का फ्रेमवर्क आपको प्राप्त हो जाएगा और उस डॉटनेट फ्रेमवर्क की सहायता से आप डॉटनेट का एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डॉटनेट फ्रेमवर्क बनाने का? तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है डॉटनेट फ्रेमवर्क का वो है, पहला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। डॉटनेट जो है जावा की तरह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटी, हर एक लैंग्वेज के लिए वो काम आए। सिक्योरिटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी और ग्लोबलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये मुख्य जो होते हैं ऑब्जेक्टिव है किसके, डॉटनेट के। डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि जिस प्रकार से जावा में एक बाइट कोड जनरेट होता है उसी तरह से इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड DLL फाइल क्रिएट होता है, जिसकी सहायता से यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यानी कि इसकी जो सॉफ्टवेयर बनी होती है वो किसी दूसरे लैंग्वेज के साथ आसानी से एसोसिएट हो सकती है। इसे आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में या एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आसानी से इसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसमें आसानी से होता है। इसमें डेटाबेस कनेक्टिव के लिए ADO का यूज़ किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन एप्लीकेशन, यानी कि हम पूरी तरीके से इसे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए भी एप्लीकेशन इससे हम तैयार करते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव में से पहला था वो क्या है, एज द DLL और EXE फाइल आर एग्जीक्यूटेबल इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, हैंस डॉटनेट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से एक बार किसी भी फाइल का, एक बार किसी भी प्रोग्राम का EXE फाइल या DLL फाइल जिसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं वो क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र हो जाता है। उसके पश्चात उसे आप
किसी भी प्लेटफॉर्म का इन द सेंस है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसे आसानी से रन कराया जा सकता है। अर्थात अगर डॉटनेट की जो कोडिंग है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई गई है तो उसे हम उसके EXE और DLL फाइल क्रिएट होने के पश्चात उसे हम विंडोज़ में भी क्रिएट या विंडोज़ में भी रन करा सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, इसकी सहायता से ही ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनता है। जिस प्रकार से जावा में JVM जो रहता है वो आपका बाइट कोड जनरेट करने का काम कराता है जिससे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता है, सेम उसी प्रकार से CLR की सहायता से यहाँ पर डॉटनेट जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है। जो कौन कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं CLR के, पहला होता है विंडोज़, दूसरा होता है इसमें लाइनक्स जिसे मोनो CLR कहते हैं। इसी प्रकार लाइट वेट डिवाइसेस के लिए कॉम्पैक्ट CLR भी होते हैं। ये जो CLR है ये DOS और विंडोज़ 95 में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एस .NET application logic can be developed in any .NET framework compatible language, hence it is called the language independent। एक बार जब .NET का एप्लीकेशन की लॉजिक क्रिएट हो जाए, इन एप्लीकेशन लॉजिक कैन बी डेवलप, जब एक बार .NET का एप्लीकेशन की लॉजिक क्रिएट हो जाती है इन एनी .NET फ्रेमवर्क कंफर्टेबल लैंग्वेज, एक बार हम उसकी एप्लीकेशन की लॉजिक क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद वो सारी लैंग्वेज में के साथ कंफर्टेबल होता है। जब वो सारी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है तो उसे हम कहते हैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जैसे कि एक बार .NET का जो लॉजिक क्रिएट हो गया तो उसे हम .NET C# में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसे .NET VB.NET में भी, जावा JSP.NET में भी हम यूज़ कर सकते हैं, COBOL.NET में, PHP.NET, Perl.NET, सारे जितने सारे .NET के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उन सारे चीज़ों में हम उसको रन करा सकते हैं, इसलिए इसको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। इसी प्रकार लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटी, द कोड written on one language should be used from the application developed by using another language। एक बार एक लैंग्वेज में जो हम लैंग्वेज में एप्लीकेशन तैयार कर देते हैं उसे हम दूसरे लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसे कहते हैं लैंग्वेज पोर्टेबिलिटी। सिक्योरिटी, .NET एप्लीकेशन अटेंड हाई लेवल सिक्योरिटी, .NEट एप्लीकेशन में हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। डेटाबेस कनेक्टिविटी, ए न्यू डेटाबेस कनेक्टिविटी मॉडल टू कनेक्ट द डेटाबेस, इसमें एक न्यू मॉडल दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है जिससे हम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, वो है ADO.NET। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन, डिज़ाइनिंग द एप्लीकेशन फॉर सपोर्टिंग मल्टीपल लैंग्वेज एंड कल्चर, जो जितने सारे भी इसके एप्लीकेशन डिज़ाइन किए जाते हैं वो ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज के साथ ऐसे इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेज को भी वो सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे इंटायर ग्लोबल वर्ल्ड में वो डेटा आसानी से रन हो सके। नाउ आगे हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर को मुख्यतः 3 लेयर में बांटा गया है। फर्स्ट जो लेयर है इसमें विंडो, वेब एप्लीकेशन और कंसोल एप्लीकेशन होते हैं, जहां पर विंडोज़ सर्वाधिक हम यूज़ करते हैं विंडोज़ एप्लीकेशन का, जहां पर विंडोज़ प्रोग्रामिंग, विंडोज़ एप्लीकेशन, विंडोज़ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है वेब फॉर्म। एक जब हम विंडोज़ फॉर्म में जब हम क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन तो उसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और दूसरा होता है वही विंडोज़ जो फॉर्म होती है वो बनती है जबकि इसमें वेब फॉर्म के लिए जो वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है तो उसे हम वेब फॉर्म करते हैं। जब विंडो बेस्ड बनता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के द्वारा तो वो विंडो फॉर्म कहलाएगा, और दूसरा जो है जो ब्राउज़र के द्वारा एग्जीक्यूट होने वाली बनती है उसे हम कहते हैं वेब फॉर्म। तीसरा होता है कंसोल फॉर्म, जो कि स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए जब बनाया जाता है तब आता है। उसके पश्चात ये होता है फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर में जो इनकी बेसिक क्लास लैंग्वेज है, जो इसे हम बेस क्लास लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, वो आता है। यहाँ पर जितने सारे भी आपको .NET में काम करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो सारी कंपोनेंट्स यहाँ पर मिलती है, जिसकी सहायता से हम .NET को आसानी से रन कर सकते हैं, .NET के प्रोग्राम को आसानी से रन कर सकते हैं। तो इनके लिए .NET के प्रोग्राम के लिए जितने सारे सहायक जो बेस क्लास लाइब्रेरी है वो इस सेक्शन में आते हैं, जैसे कि ADO.NET,
जो कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, रिमोटिंग जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्शन, डायग्नोस्टिक, थ्रेडिंग, इनपुट आउटपुट, ये सारे जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंड लेयर के अंतर्गत आते हैं, जो कि होता है बेस क्लास लाइब्रेरी। आगे हम हमारे इसी लेक्चर में देखेंगे डिटेल में बेस क्लास लाइब्रेरी में जितने सारे भी हमारे ADIO.NET है, रिमोटिंग, रिफ्लेक्सिंग, डायग्नोस्टिक, थ्रेडिंग और इनपुट आउटपुट के बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हम इसी में अभी करेंगे इसी लेक्चर में। इसके बाद जो सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर जो होता है वो होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। यहाँ पर समझने की बात होगी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होती है यही इंटरफेयर बनाता है। जो रनिंग एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है उनके साथ जो इंटरफेयर क्रिएट करने का काम जो होता है वो होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का ही होता है, जिसके अंदर गार्बेज कलेक्शन, जैसे कि हमें अनवांटेड जो डेटा है या वो डेटा जो अनयूज डेटा है उन डेटाओं को मेमोरी स्पेस से फ्री करने के लिए हम गार्बेज कलेक्शन का उपयोग करते हैं। कोड मैनेजर कोडिंग से संबंधित होती है। इसी प्रकार से इसमें और कंपोनेंट्स आते हैं जिसके बारे में हम अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल डॉटनेट की जो आर्किटेक्चर होती है वो बेसिकली 3 लेयर्स में होती है। फर्स्ट लेयर जो होती है वो विंडो, वेब और कंसोल वाली लेयर होती है। सेकेंड लेयर होती है बेस क्लास लाइब्रेरी की और थर्ड लेयर जो होती है वो होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की। तो आगे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके डॉटनेट के फ्रेमवर्क के जो कंपोनेंट्स है। इसमें सबसे जो ऊपर का जो हिस्सा था इसे ये जो है विंडो फॉर्म, वेब फॉर्म और कंसोल, इसे हम इसी डिस्कशन के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है वो है बेस क्लास लाइब्रेरी। तो बेस क्लास लाइब्रेरी इट इज़ द सेट ऑफ क्लास लाइब्रेरी कलेक्शन विच कैन बी यूज एनी लैंग्वेज दैट टारगेट इन द डॉटनेट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर यह जो होती है लाइब्रेरी का कलेक्शंस होता है। बेस क्लास लाइब्रेरी जो क्लास लाइब्रेरी का एक कलेक्शन होता है जिसका उपयोग किसी भी लैंग्वेज जो कि डॉटनेट के साथ एसोसिएट करना है उसके लिए यहाँ पर वो सहायक का काम करता है। यानी कि जब हम डॉटनेट एप्लीकेशन जब तैयार करते हैं तो उस समय हमें रिक्वायर्ड जितनी सारे भी क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी वो क्लासेस हमें प्रदान करने का काम कौन करता है? बेस क्लास लाइब्रेरी करता है। बेस क्लास लाइब्रेरी में मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डॉटनेट, दूसरा होता है रिमोटिंग, ADIO.NET, रिमोटिंग, रिफ्लेक्सिंग, डायग्नोस्टिक, थ्रेडिंग और इनपुट आउटपुट। ये इसके बेसिक जो कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज जो है बेस क्लास के उसके बारे में डिस्कस हम करते हैं। तो सबसे पहले ADIO.NET। ADIO.NET क्या क्या काम करता है? ADIO.NET इज यूज टू एक्सेस एनी डेटाबेस। ADIO.NET का हम उपयोग करते हैं किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए। इट इज ए पार्ट ऑफ क्लास लाइब्रेरी दैट इज इंक्लूड विच द माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क। यह क्लास लाइब्रेरी का पार्ट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया गया है। ADIO.NET प्रोवाइड द ब्रिज बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में ब्रिज का जो काम करता है वो ADIO.NET करता है, क्योंकि इट इज़ प्रोवाइड द एक्सेसिंग ऑफ एनी डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करने, चाहे डेटाबेस में पहले से स्टोर डेटा को हमें रिट्रीव करना हो या डेटाबेस में समथिंग स्टोर करना हो, तो उसके लिए डेटा का आदान प्रदान करने का, एक्सेसिंग का काम किसका होता है? ADIO.NET का ही होता है। नेक्स्ट है रिमोटिंग। रिमोटिंग का क्या यूज होता है? .NET रिमोटिंग unable to build distributed application easily. .NET remoting enable to build distributed application easily. .NET के अंदर जो रिमोटिंग होती है वो इनेबल करती है किसी भी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाता है .NET को डिस्ट्रीब्यूटेड .NET को आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने का मुख्य रोल जो होता है वो रिमोटिंग का होता है। वो कैसे होता है? वेदर एप्लीकेशन कंपोनेंट और ऑल इन वन कंप्यूटर आर स्प्रेड आउट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। या तो फिर सारे कंप्यूटर को हमें एक जगह करना है तो इंटायर वर्ल्ड की जो डेटा है उसको यूजिंग द रिमोटिंग वी कैन एक्सेस, हम उसके रिमोटिंग के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन बिल्ड द एप्लीकेशन, यूज द ऑब्जेक्ट इन द अदर प्रोसेस
ऑन द सेम कंप्यूटर और एनी अदर कंप्यूटर इज रीचेबल ओवर द नेटवर्क। हम सेम कंप्यूटर में भी ऑब्जेक्ट या एप्लीकेशन को प्रोसेस करा सकते हैं या फिर किसी दूसरे सिस्टम पर जो कि बस नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए हम वहां पर भी कर सकते हैं, यानी कि रिमोट एक्सेसिंग। उसी सिस्टम में है तो लोकल, बाहर से है तो फिर रिमोट एक्सेसिंग है, दूसरे कंप्यूटर से हम ला रहे हैं तो रिमोट एक्सेसिंग है। नेक्स्ट होता है डायग्नोस्टिक। टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम प्रोसेस दैट कंटेन टाइप इज यूज्ड बाय द सिस्टम डायग्नोस्टिक नेम स्पेस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोस्टिक में नेम स्पेस। नेम स्पेस जो होता है वो इंटरेक्ट कराता है सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक का मतलब होता है इंटरेक्ट विद द सिस्टम प्रोसेस। हम सिस्टम के प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। किस प्रकार से? दैट कंटेन टाइप इज यूज द सिस्टम डायग्नोस्टिक नेम स्पेस, जो कि उसके कंटेन जो है सिस्टम डायग्नोस्टिक नेम स्पेस उसके साथ वो कनेक्ट रहता है, कंटेन करता है। इसके लिए हम इसको कनेक्टेड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो डायग्नोस्टिक का मेन काम होता है इंटरेक्ट करना होता है किसके साथ? सिस्टम प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। द क्लास इन द सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन नेम स्पेस विथ सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन जो नेम स्पेस है उसका यूज़ किया जाता है क्लासेस में। और कौन सा? विथ सिस्टम टाइप। यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ था वो से डायग्नोस्टिक में वो कौन सा था? सिस्टम प्रोसेस। यहाँ पर यूज़ हो रहा है सिस्टम रिफ्लेक्शन नेम स्पेस विथ सिस्टम टाइप is used get the information about the loaded assembly and its type, जो कि हमें इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है असेंबली के द्वारा लोडेड इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग इज बेसिकली ए हाई वेट प्रोसेस। थ्रेडिंग इज बेसिकली लाइट वेट प्रोसेस फॉर मल्टीटास्किंग विद द सिंगल एप्लीकेशन। जब हम सिंगल एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो उसमें लाइट वेट की जो प्रोसेस होती है उसे प्रोवाइड कराने के लिए थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। तो थ्रेडिंग इज पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस के लिए जो लाइट वेट हमें जो प्रोवाइड कराएगा वो किसका काम होता है? थ्रेडिंग का। ये कब की सिचुएशन में काम करता है? जब मल्टीटास्किंग की सिचुएशन होती है। इनपुट आउटपुट। सिस्टम डॉट IO नेम स्पेस कंटेन द फाइल इन डायरेक्टरी विथ प्रोवाइड .NET framework functionality that is used to manipulate the files and directory। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को मैनिपुलेट करने के लिए जो प्रोवाइडेड जो इनपुट आउटपुट होता है उसे देखने का काम कौन करता है? इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है। तो अभी हमने देखा कौन सा? बेस क्लास लाइब्रेरी। अब जो हमारा ये था हमारा कौन सा? जो आर्किटेक्चर का सेकेंड पार्ट। अब आर्किटेक्चर का जो थर्ड लेयर है जिसके अंदर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, हम उसकी बात करते हैं। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में क्या क्या होता है? तो इट इज़ स्टैंडर्ड रन टाइम एग्जीक्यूशन। इसे स्टैंडर्ड रन टाइम एग्जीक्यूशन कहते हैं। इंजन फॉर एग्जीक्यूटिंग .NET एप्लीकेशन विद द .NET इन्वायरमेंट। .NET इन्वायरमेंट पर .NET एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने का जो स्टैंडर्ड रन टाइम इंजन जो होता है वो कौन होता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की सहायता से हम .NET एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जो एग्जीक्यूट होता है तो उस समय जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कौन कौन सी यूज़ होते हैं वो है, पहला है MSIL या जिसे IL के नाम से भी जाना जाता है। MSIL या सिर्फ IL। इट इज इन द इंस्ट्रक्शन सेट। इट इज इन द इंस्ट्रक्शन सेट इन विच ऑल .NET प्रोग्राम आर कंपाइल्ड। ये वो इंस्ट्रक्शन सेट होता है जहाँ पर .NET के सारे प्रोग्राम कंपाइल होते हैं। तो IL का यूज़ .NET के प्रोग्राम्स को कंपाइल्ड करने के लिए किया जाता है। दूसरा मैनेज कोड। द कोड विच सेटिस्फाइड CLR आर रन टाइम टू एग्जीक्यूट। ये वो कोड होता है जो सेटिस्फाइड करता है CLR को रन टाइम एग्जीक्यूशन के दौरान। नेक्स्ट होता है क्लास लोडर। The IL code and any requirement from the base class library are brought together by the class loader at the time of execution। एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर IL को किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट या किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती किसी भी क्लास की तो वो सप्लाई करने का काम
क्लास लोडर का होता है। गार्बेज कलेक्टर, द मेमोरी मैनेजमेंट अंडर द कंट्रोल CLR विद द हेल्प टू गार्बेज कलेक्टर। अगर अनवांटेड जो डेटा, अगर अनयूज जो डेटा है वो है तो उसे मेमोरी से फ्री करने के लिए गार्बेज कलेक्टर का यूज़ किया जाता है। जस्ट इन कंपाइल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट JIT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट कन्वर्ट द IL कोड टू नेटिव मशीन कोड। IL कोड को जो उससे संबंधित जो मशीन कोड है उसमें परिवर्तित करने का काम करता है। इट कन्वर्ट द IL कोड टू नेटिव मशीन कोड विच एग्जीक्यूट बाय द रन टाइम मैनेजर। रन टाइम मैनेजर रन टाइम पर जो मैनेज होगा या रन टाइम पर जो एग्जीक्यूट होने वाले जो एप्लीकेशन है उसको उससे संबंधित नेटिव मशीन कोड पर परिवर्तित करने का काम करता है जस्ट इन कंपाइलर। तो अभी तक हमने देखा .NET आर्किटेक्चर की 2 लेयर। बीच का लेयर कौन सा था? बेस क्लास लाइब्रेरी का डिस्कशन किया, उसके बाद हमने किया कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का। इसके बाद हम देखते हैं हमारे और कुछ कंपोनेंट है जिसकी यूज़ जो हमारे .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं, वो है जिसमें है कॉमन टाइप सिस्टम। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। कॉमन टाइप सिस्टम जो होते हैं वो डेटा टाइप का कलेक्शंस होता है विच कैन बी यूज एनी लैंग्वेज इन द टारगेट ऑफ .NET टेक्नोलॉजी। .NET टेक्नोलॉजी में किसी भी लैंग्वेज पर यूज़ होने वाले जो डेटा टाइप्स होते हैं उन डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है कॉमन टाइप सिस्टम। विंडो फॉर्म जो कि टॉप लेयर में था, टॉप लेयर के आर्किटेक्चर में हमने देखा था विंडो फॉर्म, उसके बाद वेब बेस और उसके बाद हमने देखा था कंसोल। तो विंडो फॉर्म इट इज़ यूज टू डेवलप द क्लाइंट सर्वर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। क्लाइंट सर्वर जो कह सकते हैं कि स्टैंड एलोन एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ASP.NET वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ स्पेसिफिक इन डेवलपिंग द साइट, वेबसाइट सर्वर, मोबाइल एप्लीकेशन इत्यादि। तो हमने जो पहला लेयर जो हमने देखा था .NET आर्किटेक्चर का, जिसमें हमने देखा था विंडोज़ एप्लीकेशन तैयार करना, तो विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए जो हमारा स्टैंड एलोन एप्लीकेशन है वो विंडो फॉर्म के द्वारा हो रहा है। उसके ASP.NET यहाँ पर हम इसी प्रकार से ASP.NET की जगह और बहुत सारे .NET हमारी टेक्नोलॉजी है उनका हम यूज़ कर सकते हैं। VB.NET, C#.NET किसके लिए? एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने के लिए। तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विंडो कम्युनिकेशन फंडामेंटल। यहाँ पर विंडो की जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जो सर्विस होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर वेब एप्लीकेशन के लिए, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। विंडो रिप्रेजेंटेशन फाउंडेशन, इट इज़ ए फाउंडेशन जो विंडोज़ है फॉर डेवलपमेंट एप्लीकेशन टू सपोर्ट एक्सट्रीम ग्राफिक्स, 3D मॉडलिंग, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हम विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। इस प्रकार विंडो कार्ड स्पेस, इट इज़ यूज प्रोवाइड द एक्सट्रीम सिक्योरिटी फॉर द एप्लीकेशन विद द पावर ऑफ डिजिटल कार्ड सिग्नेचर प्रोसेसिंग। डिजिटल कार्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है विंडो कार्ड स्पेस का। विंडो वर्कफ्लो फाउंडेशन, it is provide the .NET for managing the workflow that happen with an organization। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोसेस होगा, कोई एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा तो उसे मैनेज करने का काम जो होता है विंडोज़ वर्कफ्लो का होता है, जो उसकी वर्किंग को फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से आज के इंटायर डिस्कशन में हमने देखा कि .NET का फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर कैसा प्रकार से किस प्रकार से बनता है। तो .NET का जो आर्किटेक्चर था उसे बेसिक 3 लेयर में डिवाइड किया गया था। पहला लेयर में हमारा था विंडो बेस एप्लीकेशन और उसी के साथ था वेब बेस एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन। उसके पश्चात हमारे पास था जो सेकंड लेयर था जिसमें हमने बेस क्लास लाइब्रेरी के बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा थर्ड जो हमारा लेयर था उसमें हमने देखा कि कॉमन जो रन लैंग्वेज रन टाइम होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।